हेलो फ्रेंड्स, आज आप सबका इस फेसबुक लाइव सेशन में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंबर अग्रवाल, कंसल्टेंट जनरल गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, पटेल हॉस्पिटल जलंधर में हूँ। मैं यूके से एमसीएच रिप्रोडक्टिव मेडिसिन मतलब इनफर्टिलिटी 3 साल की करके अभी वापस आई हूँ। आज मैं आपको इनफर्टिलिटी के बारे में, आईवीएफ के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँगी ताकि आप सबको पता हो ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अब इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी उसको कहते हैं जब आप 1 साल से आपस में कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे। अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो अगर आप 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं फिर भी अगर बच्चा नहीं हो पा रहा तो भी आपको इसका इलाज कराना शुरू करना चाहिए। अब इसका आप पूछेंगे क्यों, मेरे साथ ही क्यों? बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी कारण है उम्र। आजकल जो महिलाएं हैं अपने कैरियर पे इतना ज़्यादा ध्यान देने लगी हैं कि वो सोचती हैं कि अभी मुझे पहले अपना कैरियर सेट करना है, मुझे अपनी लाइफ सेट करनी है, फिर जाके मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोचूंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनफर्टिलिटी बढ़ेगी, मतलब आपकी प्रेगनेंसी होने की क्षमता कम होती रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपके अंडे कमज़ोर होते रहेंगे और उसमें आपकी प्रेगनेंसी ठहरनी मुश्किल हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो आजकल कारण है प्रेगनेंसी ना ठहरने का वो है कि लोग लेट उम्र में शादी कर रहे हैं। शादी करने के बाद भी बहुत देर तक सोचते हैं कि हम अभी प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते, तो वेट करते रहते हैं और प्रेगनेंसी नहीं करते, जिसके कारण इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ता जा रहा है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वज़न। जैसे आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर खाना, पार्टीज़ करना, उसके कारण वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वज़न के कारण पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चा फिर से नहीं ठहरता। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है लाइफस्टाइल, कि लोग घर पे बैठे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बाहर नहीं जा रहे, कुछ काम नहीं कर रहे, या फिर अगर काम कर रहे हैं तो बैठने वाला काम है। जैसे आईटी में कंप्यूटर के सामने सारा दिन बैठना है, सुबह से लेके शाम तक उठना नहीं है, कुर्सी से बैठे रहना है। उसके कारण क्या होता है कि मोटापा आता है। मोटापा आएगा, इनफर्टिलिटी होएगी क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। तो ये सारा कुछ रिलेटेड होता है। इस रिलेशंस के कारण जो है इनफर्टिलिटी आजकल इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है और बहुत कॉमन हो गई है। अब आप कहेंगे कि मतलब एक तरह से तो कई लोगों का होता है कि मेरा कभी बच्चा ठहरा ही नहीं, उसको कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी, कभी बच्चा ठहरा ही नहीं। दूसरा है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, कि बच्चा हो गया पर दूसरी बार हो ही नहीं रहा है। कितनी कोशिश कर ली, 2-3 साल हो गए, पहली बार तो आराम से ठहर गया था, अब दूसरी बार हो ही नहीं रहा है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब आप कहेंगे कि सिर्फ फीमेल्स में प्रॉब्लम है तो ही होता है, ये ऐसा नहीं है, किसी में भी हो सकता है। हम आजकल इतने ज़्यादा टेक्निक्स इंक्लूड कर चुके हैं इनफर्टिलिटी में कि हमें पता लगने लगा है कि जितना कारण महिलाओं का है इसके कारण कि इनफर्टिलिटी हो रहा है, उतना ही मेल्स मतलब आदमियों के कारण इसका इंसिडेंस मतलब ये बढ़ रहा है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। तीसरा होता है कि कईयों में पता ही नहीं चलता, वो कहते हैं कि हमारे सारे टेस्ट तो नॉर्मल है फिर भी इनफर्टिलिटी है, कि बच्चा ठहर ही नहीं रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि टेस्ट कराओ, हमारे पास आओ, टेस्ट कराओ, तब हमें पता लगेगा कि कोई कारण है कि नहीं है। अगर तो कारण है तो उसका इलाज करके फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कोई कारण है ही नहीं तो फिर हम कोई उस तरह से इलाज करेंगे ताकि आपका बच्चा ठहर सके। अब कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या क्या टेस्ट हैं, क्या क्या हमारे पास तरीके हैं ताकि हम आपका एक तरह से डायग्नोसिस, कारण जान सकें। महिलाओं में क्या टेस्ट है? अब देखो महिलाओं में क्या होता है कि एक होती है बच्चेदानी, बच्चेदानी के साथ होती है ट्यूबें, और तीसरी होती है अंडेदानी जिसको कहते हैं ओवरीज। अब अगर हमें जानना है कि बच्चेदानी के अंदर क्या प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से हमें पता लग जाता है कि बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। दूसरा होता है अंडेदानी। अंडेदानी में अगर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है वो हमें कैसे पता लगेगा?
एक है अल्ट्रासाउंड, जिससे हमें पता लगता है कि इसमें अंडे हैं कि नहीं है। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट, AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिससे हमें पता लगता है कि इसमें अंडे जो हैं कितने हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है और वो कितना काम करेंगे। तीसरा है ट्यूब। ट्यूब की जांच कैसे होती है? ट्यूब के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं डाई टेस्ट या HSG। HSG के द्वारा हम एक डाई नीचे बच्चेदानी के अंदर डालते हैं ताकि ट्यूबें खुली हैं कि नहीं पता लग जाए। अब आप कहेंगे कि कोई प्रॉब्लम पता चल गई तो क्या करना है? देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि बच्चेदानी के अंदर हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण बच्चा नहीं ठहरा, जो एक तरह से एक अड़चन है। अड़चन क्या क्या हो सकती है? ये है फाइब्रॉइड या तो रसौली। इसको रसौली को अगर हम नहीं निकालेंगे तो ये एक तरह से एक स्पीड ब्रेकर है, एक अड़चन है जो बच्चे को ठहरने नहीं देती। दूसरा है पॉलिप, जो क्या होता है पानी से भरी रसौली, ये भी एक तरह की अड़चन है। तीसरा है जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं ताकि जिसको कहते हैं दीवार, सेप्टम। इन तीनों प्रॉब्लम्स को अगर हमें पता लग जाए कि ये प्रॉब्लम है तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। हम कैसे निकालते हैं? रॉबर्ट से, लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी। ये तीनों तरह की सुविधाएं हैं जो दूरबीन के थ्रू, एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, छोटे से टांके के थ्रू हमें पता लग जाता है कहाँ पे है और उसको हम उसी छोटे से इंसिजन, छोटे से टांके से ही निकाल सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा कट ना आए, ज़्यादा तकलीफ़ ना आए, ज़्यादा पेन भी ना हो। तो ये अगर कोई भी चीज़ होएगी, रसौली होएगी, पानी से भरी रसौली होएगी या कोई दीवार होगी जो बच्चेदानी के अंदर है, तो ये बच्चे को ठहरने नहीं देगी। तो इसका इलाज पहले करना बहुत ज़रूरी है, जो हम यहाँ पे दूरबीन के द्वारा करते हैं और इसका बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है और फिर वो बच्चा करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, अगर अंडेदानी में प्रॉब्लम हो, अंडेदानी में क्या हो सकता है? कोई रसौली है जिसको सिस्ट कहते हैं, या PCOD है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, या खून से भरी रसौली है। तो इन तीनों चीज़ों के कारण अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है तो उसका भी हम यहाँ पे दूरबीन के द्वारा रॉबर्ट, लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू इलाज करते हैं। अगर हमें ट्यूब टेस्ट से पता लग जाता है कि ट्यूबें बंद हैं, तो या तो हम कहेंगे कि ये ट्यूबें ख़राब हो चुकी हैं, तो हम आपको कहेंगे कि IVF करा लो, टेस्ट ट्यूब बेबी करा लो। नहीं तो अगर हमें पता लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो ट्यूबें हम खोल भी सकते हैं। ट्यूबें खोल के हम बच्चा आपका नेचुरली करने की ट्राई कर सकते हैं। तो ये है फीमेल्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 प्रॉब्लम्स जिसका हम पहले देखते हैं, जांच करते हैं कि क्या है, उसके हिसाब से इलाज करते हैं। दूसरा है मेल्स, उनमें हम क्या करते हैं टेस्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस है शुक्राणु की जांच। शुक्राणु की जांच में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़रूरी है, एक तो नंबर काउंट उनका अच्छा होना चाहिए, दूसरा उनकी शेप, मतलब उनका जिस तरह से वो बना हुआ है वो ठीक होना चाहिए, तीसरा कि उसको चलना चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी खराबी आती है तो हम और टेस्ट करते हैं, जिसमें हम ब्लड टेस्ट करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं आदमियों का, ताकि हमें पता लग सके कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है और क्या उसका इलाज संभव है कि नहीं है। जब कई आदमी अल्कोहल या स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो उसमें इनका ख़राब होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो आदमियों में हम हमेशा कहेंगे कि अल्कोहल स्मोकिंग बंद करिए और आपके शुक्राणु अपने आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। आप तंदुरुस्त रहेंगे तो शुक्राणु तंदुरुस्त रहेंगे और उसमें आपकी प्रेगनेंसी के होने के चांस बढ़ जाएंगे। कई लोग जैसे प्रेगनेंसी करने की शुरुआत कर रहे हैं, कोशिश करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि कब कोशिश करनी है, कब नहीं करनी, सारा महीना करनी है, कौन से टाइम पे करनी है। तो हम उसके लिए आपको काउंसलिंग करेंगे, एडवाइस करेंगे कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं फर्टाइल विंडो। ये फर्टाइल विंडो क्या है? एक पूरे साइकिल में, एक पूरे पीरियड साइकिल में बीच का एक ऐसा टाइम होता है जब आपका अंडा बनता है और निकलता है। इस टाइम पे आपको कोशिश करनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो, आज 25 तारीख है, सपोज़ कर लो, मान लो कि आज आपका पीरियड आया है,
तो इस पीरियड को पहला दिन मानना है। इससे 14 दिन आपने माइनस करने हैं, मतलब 14 दिन माइनस करें तो क्या हुआ, 11 तारीख। 11 तारीख के 3 दिन पहले, मतलब 8 से लेके 11 तारीख से 3 दिन बाद, मतलब 14 तक, 8 से लेके 14 तक ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक हफ़्ता बीच का है, इसमें आपने आपस में कोशिश ज़्यादा करनी है, क्योंकि इस टाइम पे अंडा अंतर बनता है और निकलता है। अगर आप इस टाइम पे कोशिश ज़्यादा करेंगे तो आपके प्रेगनेंसी होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अब ये तो उनमें है जिनको पता है कि मेरे पीरियड आ जाएंगे, इस तारीख को आ जाएंगे, पर जिसको पता ही नहीं कि उनके पीरियड कब आएंगे, क्योंकि उनके पीरियड इरेगुलर हैं, मतलब उनको या तो 10 दिन पहले आ जा रहे हैं, 10 दिन बाद आ रहे हैं, 10 बीच में 15 दिन का गैप पड़ रहा है, जिसको पता ही नहीं है कि उनके कब आएंगे, उनके लिए फिर हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम देखते हैं कि अंडा कब बन रहा है, कब बन गया है और कब उसका रिलीज़ होगा। जब रिलीज़ होगा फिर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक एडवाइस देते हैं कि इस टाइम पे आप अपना कोशिश कर सकते हो। अब कईयों में PCOS जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में कई बार अंडा बनता ही नहीं। अगर अंडा बन ही नहीं रहा है तो आप आपस में अगर कोशिश भी करेंगे तो कैसे होगा? अगर अंडा ही नहीं बनेगा तो अगर आप कोशिश भी करते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो तभी जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं या इर्रेगुलर हैं या फिर रेगुलर भी हैं लेकिन नहीं प्रेगनेंसी हो रही, तब हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। अंडा बन देखते हैं, अगर नहीं बन रहा तो हम आपको आगे ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, जिनमें एग नहीं बन रहा, जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो उनमें हम दवाई सजेस्ट करते हैं। दवाई जो 5 दिन के लिए गोलियों की तरह हो सकती है। 5 दिन की दवाई लेने के बाद अल्ट्रासाउंड करके हम फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि अंडा बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। कई बार दवाइयाँ, टैबलेट्स काफ़ी नहीं होती, हमें इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं ताकि ये अंडा बन सके। इसको कहते हैं कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन, ताकि कम से कम 2-3 अंडे हमारे पास अच्छे बन जाएं और फिर हम एक इंजेक्शन ऐसा देते हैं ताकि ये अंडा फट जाए। अब कई लोगों में आप कहेंगे कि मैं बस इतना सा ही इलाज कराना चाहती हूँ, ज़्यादा नहीं कराना चाहती, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अपने आप कोशिश करिए इन इंजेक्शंस के बाद, ताकि आप अपने आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सको। अगर आपसे 2-3 बार करके ट्राई करके भी नहीं हो पा रहा तो हम आपको नेक्स्ट स्टेप सजेस्ट करते हैं, जिसको कहते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। अब ये IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन क्या है? इसमें भी हम दवाई देते हैं आपको इसी तरह से, 5 दिन की दवाई, उसके बाद अल्ट्रासाउंड। बस फ़र्क इतना है कि जो हस्बैंड है उसके हम शुक्राणु कलेक्ट करके, साफ़ करके, जो अच्छे वाले शुक्राणु हैं, स्पर्म्स हैं, उनको इंजेक्शन में भर के डायरेक्टली बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं उस टाइम पे जब आपका अंडा फूटेगा, ताकि दोनों का जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी है, उनका मिलाप जो है, उसका चांसेस इंक्रीज़ हो जाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम 2-3 बार, 3 से 4 बार भी इसकी कोशिश कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जितनी बार इसको कराओ उतने इसके चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं। पर आप कहेंगे कि मैं कितने साल से कोशिश कर रही हूँ, अब फिर से मेरे 3-4 महीने लग गए, और फिर आप कहेंगे कि कुछ हो तो रहा नहीं है। तो उन केसेस में जिनकी एज ऑलरेडी 37-38 हो चुकी है, उनमें हम कहेंगे कि 1-2 साइकिल ट्राई करिए। अगर आपको, हमें पता है कि हम कर सकते हैं कोशिश, तो क्यों नहीं, पहले हम छोटे से शुरू करते हैं। अगर नहीं होता फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं IVF। IVF क्या है? IVF होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब IVF में क्या करते हैं? IVF में हम आपको इंजेक्शन देते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन देने पड़ते हैं ताकि बहुत सारे अंडे बन जाएं। इन सारे अंडों का जब हमें पता लग जाए कि साइज़ बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सारे, कम से कम 7 से 8 बन गए हैं, फिर एक अल्ट्रासाउंड के द्वारा बेहोश करके आपको एक छोटी सी नीडल के थ्रू हम इन अंडों को कलेक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं अंदर से, अंडेदानी में से। इनको एक लैब में शुक्राणु से मिला के एक भ्रूण बनाते हैं, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। इस भ्रूण को हम लैब में कम से कम 5 दिन के लिए ग्रो होने देते हैं, बढ़ने देते हैं। जब ये अच्छा 5 दिन के लिए ग्रो हो जाता है, जब हमें पता हो कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिर हम इसको बच्चेदानी के अंदर
डाल देते हैं, जिसको कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। या तो हम उसी साइकिल में डाल सकते हैं जिस साइकिल में हमने अंडे निकाले हैं, नहीं तो हम इसको फ्रीज़ करके डालते हैं। फ्रीज़ मतलब इसको जमा देते हैं और अगले साइकिल में इसको बच्चेदानी के रास्ते डालते हैं। कईयों में जिसमें अंडेदानी कमज़ोर हो, शुक्राणु कमज़ोर हो या भ्रूण कमज़ोर हो, उसमें हम डोनर के थ्रू भी आपका इलाज कर सकते हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी हो सके। जिनमें कैंसर का इलाज होना शुरू हो रहा है, जिनको कीमो मिलनी है, या फिर जो कई पेशेंट्स, कई महिलाएं अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं और अपने शादी में टाइम है उनको, या शादी के बाद भी अभी बच्चा नहीं करना चाहते, उनके लिए हम एम्ब्रियो या एग भी फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि बाद में उनका इस्तेमाल कर सकें। ये था थोड़ा सा IVF के बारे में, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में, थोड़ा सब चीज़ों के बारे में। अब इन सब चीज़ों को बताने के बाद मैं आपके सवाल लेना चाहूँगी। तो पहला सवाल आ रहा है कि क्या IUI के दौरान हम एक के बाद एक IUI साइकिल कर सकते हैं कि नहीं। देखो, ये आपके शरीर पे डिपेंड करता है कि क्या आप पहले बार अगर एक साइकिल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आपका शरीर कहे कि ले सकते हो आप दूसरे महीने भी, तो एक के बाद एक हर महीने आप इसकी कोशिश कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक महीने किया तो दूसरे महीने आपको गैप देना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आप अगर एक बार करते हो ऐसा IUI साइकिल, तो आप सेकंड महीने भी इसका अपने आप इलाज करवा सकते हो। तो दूसरा सवाल ये आ रहा है कि क्या मैं पक्का प्रेग्नेंट हो जाऊंगी ट्रीटमेंट के बाद। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप एक बार ट्रीटमेंट करवाओगे, IVF करवाओगे तो आपका 100% ट्रीटमेंट हो जाएगा। थोड़ा हौसला, थोड़ा सा तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, नहीं तो इसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी हम IUI जो हम इंजेक्शन से अंदर डालते हैं करते हैं, हम कहते हैं 15% इसके चांस हैं। मतलब क्या है कि 100 में अगर करेंगे तो 15 पेशेंट्स में इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। IVF में इसका ट्रीटमेंट का 70 से 80% तक चला जाता है। और दूसरा बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे उम्र। अगर आपकी उम्र कम है, इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपका इस सक्सेस रेट कम हो जाएगा। तीसरा ये है कि आप जितनी बार कोशिश करेंगे उतना इसका सक्सेस रेट बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट सवाल आ रहा है कि क्या इस ट्रीटमेंट का मुझ पे कोई नुकसान तो नहीं होगा। देखिए, इसका नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही है तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा ही ज़रूर ज़्यादा है। इसका लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचें कि क्या बाद में इसका कोई नुकसान होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नुकसान नहीं होता है। ये सारी जो मेडिसिन्स हम देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, इनका प्रूवन एविडेंस बेस्ड है कि इसका कोई नुकसान नहीं है ज़्यादा। चौथा क्वेश्चन आ रहा है कि मेरी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है, क्या मैं भी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। देखिए, आप चाहे 40 साल के हैं, चाहे 45 साल के हैं, चाहे 35 साल के हैं, इन सब केसेस में प्रेगनेंसी पॉसिबल है। पर इसका आपको तभी पता लग सकता है जब आप टेस्ट करवाएंगे कि क्या पॉसिबल है कि नहीं है। अगर आपके अंडेदानी ठीक है, बच्चेदानी ठीक है, भ्रूण ठीक है, शुक्राणु ठीक है हस्बैंड के, तो उसमें कोई दिक्कत आने की बात नहीं होनी चाहिए। पर ये हमें तभी पता चलेगा जब हम आपके सारे टेस्ट कर लेंगे। उसके बिना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मेरे खाने पीने से कोई फ़र्क पड़ेगा। देखिए, खाने पीने का बच्चेदानी पे, आप पे, अंडेदानी पे, अंडों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जितना आपका वज़न ज़्यादा होगा उतना आप पे गलत इफ़ेक्ट होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। उसी तरह मेल्स में जितना वेट बढ़ेगा, अल्कोहल लेंगे, स्मोकिंग करेंगे, उतना ही उनके शुक्राणु पे फ़र्क पड़ेगा। तो आपके खाने पीने के से ही डिपेंड करता है कि आप कितना फर्टाइल हो, कितना आपकी प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा है और कितना आप जल्दी कंसीव कर पाओगे। तो जितना आप हेल्दी खाओगे उतना आप हेल्दी रहोगे, उतना आप जल्दी प्रेगनेंसी कर पाओगे और प्रेगनेंसी में भी फिट रहोगे। तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसका इलाज हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि आप क्या खा रहे हो। पर इन जनरल मैं ये कहना चाहूँगी कि मीठा नहीं खाना,
कोई भी बाहर की चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर कंट्रोल में खाना है, स्मोकिंग, अल्कोहल कम लेनी है। चौथी चीज़ कि आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, ये नहीं कि बैठे रहो कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, ऐसा नहीं। कम से कम 30 मिनट रोज़ के निकालो, अपनी एक्सरसाइज करो, बॉडी को हिलाओ, तभी आपका वज़न कम रहेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक रहेगा और आप फ्यूचर में भी, अगर अभी नहीं तो फ्यूचर में भी अगर कभी प्रेगनेंसी करना चाहो तो ठीक रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इससे मेरा वज़न बढ़ जाएगा ट्रीटमेंट कराने से? ट्रीटमेंट कराने से वज़न नहीं बढ़ता है, पर जो आप टेंशन लेते हो उसके कारण आपका वज़न बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मैं बच्चा काफ़ी बार कंसीव कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे हर बार बच्चे ख़राब हो जाते हैं, मैं प्रेगनेंसी एंड तक नहीं ले जा पा रही। देखिए, इन केसेस में भी जिसको कहते हैं रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर, या फिर बार बार बच्चा आप IVF साइकिल भी करवा रहे हैं, रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर, पर फिर भी बच्चा नहीं ठहरा है, इसके लिए भी हमें बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। टेस्टों के द्वारा कई बार छोटी सी चीज़ होती है, जैसे शुगर है, थायराइड है, या कोई हार्मोन्स हैं जैसे प्रोलैक्टिन या फिर LH जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बहुत सारे ऐसे छोटी सी चीज़ होती हैं जिसका थोड़ा सा इलाज करने से ही आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है और आगे तक चल सकती है। अब इन सारों का डिटेल यहाँ बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ज़रूर आपको आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे ताकि आप जागरूक रहें। आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे डालिए, हमारे को बताइए, और उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली हम आपके लिए और वीडियो सेशंस करेंगे और लाइव सेशंस करेंगे। आपसे बातचीत इस तरह चलती रहेगी। अगर नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ हमें विज़िट करिए पटेल हॉस्पिटल जालंधर में। मैं हूँ डॉक्टर अंबर अग्रवाल, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। थैंक यू।